हेलो एवरीवन, हम आज नई सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th क्लास का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये नई बुक्स के अकॉर्डिंग जो है वो चैप्टर सेकंड है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे अर्थ पर अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे बुक के अंदर सबसे पहले एक पूगा वैली का एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। पूगा वैली सबसे पहले है कहाँ पर? लद्दाख के अंदर है। ये एक हॉट स्प्रिंग है, ठीक है। और इस हॉट स्प्रिंग में रहने वाले बैक्टीरिया को बोला जाता है थर्मोफाइल्स। क्या बोला जाता है? थर्मोफाइल्स, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। अब एक इंस्टीट्यूट का नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, जो कहाँ पर है? लखनऊ में है। वो इन हॉट स्प्रिंग्स पर अपनी जो है रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने पाया कि जो इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो इसके अंदर हमने अभी तक इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ा है किसके बारे में? प्यूगा वैली जो कि लद्दाख में है उसके बारे में। एक हॉट स्प्रिंग है, उसमें ऑर्गेनिजम्स में जो रहते हैं, जो बैक्टीरियाज जो रहते हैं उनको हीट लविंग बैक्टीरियाज बोला जाता है, जो कि क्या बोले जाते हैं? थर्मोफाइल्स, जो यूनिसेलुलर होते हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है यूनिसेलुलर और दूसरी होती है मल्टी सेलुलर। अभी हम जो यूनिसेलुलर होती है, इट मीन्स वो एक कोशिका से या फिर सिंगल सेल से अपना काम करती हैं। और मल्टी सेलुलर क्या होंगी? जो कि मोर देन टू होंगी, टू और मोर देन टू। ठीक है, यूनिसेलुलर के अंदर हमारे आ जाते हैं बैक्टीरिया, ईस्ट, और मल्टी सेलुलर के अंदर जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? कॉर्क लिया था। कॉर्क का मतलब क्या होता है? जो पेड़ के बाहर की जो छाल होती है उसको बोलते हैं कॉर्क। उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप पर इस कॉर्क को रखा और उन्होंने क्या पाया कि जो स्लाइस थी, जहाँ पर कॉर्क थी, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा उसके ऊपर कुछ इस तरीके से हनी कॉम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है, हनी कॉम्ब का, ये इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर मिला। और इन कंपार्टमेंट्स को जो रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया? सेल। ठीक है, अब हमारी जो बुक है उसके अंदर ये टॉपिक हटा दिया है कि इसके बाद ये हमारी जो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी करी थी वो डेड सेल की थी, लेकिन उसके बाद एक लिविंग सेल की भी डिस्कवरी हुई थी जो कि पॉन्ड से ली गई थी। ठीक है, और उसकी करी थी ल्यूवेन हॉक ने। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट इसमें जो पार्ट्स होते हैं सेल के वो डिस्कवर हुए। जैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी आगे सेल्स के पार्ट्स की डिस्कवरी हुई थी। अब हमारे पास क्या आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब हमारे पास कुछ तीन पार्ट्स ऐसे होते हैं जैसे न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन, और लास्ट है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हम हर कोशिका के अंदर देखते हैं।
हर सेल के अंदर देखते हैं, वो चाहे एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको हर सेल के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा ये क्या है? जैसे ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पर हमारी कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स होंगी, और इस न्यूक्लियस के अलावा जो भी यहाँ पर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो मिलेगा, जो मटेरियल मिलेगा, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मिलेंगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूल्स। कुछ इस तरीके से हमें अलग अलग टाइप्स की ऑर्गेनेल्स मिलेंगी। तो हम इनको वन बाय वन अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास एक होता है न्यूक्लियस, कुछ इस तरीके से हमारा न्यूक्लियस बना हुआ होता है, और न्यूक्लियस के बाहर कुछ इस तरीके से हमारी जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बनी होती है। कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है एक चैनल का एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है, चैनल का काम करती है, यानी कि जो न्यूक्लियस का जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको ये बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करती हैं। तो ये एक को दूसरे दूसरे ऑर्गेनेल्स के पास पहुँचाने का काम करते हैं। अब क्या है इसके पास, हमने इनके ऊपर कुछ इस तरीके से डॉट्स बनाए हैं। ये जो डॉट्स हैं ये सिंपल कोई डॉट नहीं है, ये रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर राइबोसोम को। राइबोसोम्स होंगे वो होंगी हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे वो होगी हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या बताया मैंने अभी कि हमारे पास जो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये हमारे पास एक पोस्टमैन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ये पोस्टमैन की तरह काम करता है कि ये जो भी मटेरियल होगा उसको पहुंचाने का काम करता है। ये होता है दो तरीके का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ क्यों, किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। इसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, और इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स को हम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रोटीन को बनाने का काम करेंगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले हमारे पास क्या बनाएगा? एक प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं, बट ये एक फैट का एक पार्ट बनाता है जिसको बोलते हैं लिपिड। ये लिपिड बनाने में हमारी हेल्प करेगा, और ये प्रोटीन और लिपिड जो बनते हैं ये हमारे यूज़ होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसकी फॉर्मेशन में, ठीक है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या करता है? डिटॉक्सिफाई भी करता है। जो ड्रग्स वगैरह या पॉइजन्स वगैरह जो होते हैं सेल के अंदर, उससे ये डिटॉक्सिफाई भी करता है। तो हमारे पास दो यूज़ हो गए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा कि इसके अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, और ये क्या बनाएगा? ये काम करता है प्रोटीन को बनाने का।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, ये इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। सेकंड थिंग, ये लिपिड को, जो कि एक फैट का एक पार्ट होता है, उसको बनाने का काम करता है। और तीसरा, डिटॉक्सिफाई करता है ये सेल को या ड्रग्स को। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि जो इसकी जो आउटर लेयर जो होती है वो पोरस होती है, और जो अंदर वाली जो लेयर होती है वो कुछ इस तरीके से फोल्डेड होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो फोल्डेड होती है। ठीक है, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो पोरस होती है, और जो इनर लेयर जो होती है वो फोल्डेड होती है। सबसे पहली बात, जो मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये फोल्डेड क्यों होती हैं, ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द सरफेस ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया का जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये पावर प्रोवाइड करता है सेल को। क्यों, किस क्या काम करता है ये बनाता है हमारा एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी सेल को। और जो ये है एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो दूसरा मेन फंक्शन है कि इसका खुद का अपना राइबोसोम्स होते हैं, और खुद का अपना इसका डीएनए होता है। ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं तो इसका मतलब इसके पास अपना खुद का क्या होगा, प्रोटीन भी होगा। ठीक है, जो ये फोल्डेड होते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टे। बाकी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।